अब आपको लिए चलते हैं उस खबर की तरफ जिसने पूरे देश को हिला दिया था। जो हादसा हुआ, 288 लोगों की मौत हुई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का हादसा हुआ। आपको बताऊं, कोरोमंडल एक्सप्रेस आज से फिर चलने लगी। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पटरी पर लौटी कोरोमंडल। तस्वीर दिखाइए अगली। यह जो हादसा हुआ था, भीषण हादसा, दर्दनाक हादसा, आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। एनडीआरएफ की जो टीम घटना पर मौजूद है, वो पानी नहीं पी पा रही है, इतना कुछ उसने देख लिया है। क्या हालत है एनडीआरएफ के जवानों की, मैं बताऊंगा। लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। आज कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये कोरोमंडल की तस्वीर आप देख रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस रवाना हुई, आज से चलना शुरू हो गई है। सबसे पहले लूप लाइन पर मालगाड़ी चली है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर प्ले करने जा रहा हूं। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये देख रहे हैं, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस रवाना हुई। कोरोमंडल एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल से रवाना हुई, जिस ट्रेन में हादसा हुआ था, और अब ये जाएगी, पहुंच चुकी होगी संभवतः। और ये देख रहे हैं कोरोमंडल की सीधी तस्वीरें। कोरोमंडल अब से कुछ वक्त पहले पहुंची बहनगा, जहां हादसा हुआ, वहां से निकल रही है। देख रहे हैं तस्वीरें आप। पश्चिम बंगाल से चली, बहनगा पहुंची। मीडिया का जमावड़ा था, क्योंकि पहली बार हादसे के बाद कोरोमंडल फिर रवाना हुई। अभी भी लोग मौजूद हैं, खचाखच भरी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोरोमंडल की, जिस वक्त कोरोमंडल बहनगा पहुंची उड़ीसा में। आइए अब मैं आपको अंदर लिए चलता हूं कोरोमंडल के। ये कोरोमंडल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग बैठे हुए हैं। बेशक लोगों में थोड़ी घबराहट होगी, जो तस्वीरें उन्होंने पिछले दिनों देखी हैं उसके बाद, और कुछ लोगों में डर भी। एक महिला को मैं दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये महिला को आप देख रहे हैं, तस्वीर वायरल है। उनके हाथ में भगवान की मूर्ति है। डर है बेशक, एक बड़ा हादसा हुआ है कोरोमंडल से, इसलिए लोगों में ये डर होना लाजमी है, किसी भी सामान्य इंसान में होगा। इसलिए महिला जब सफर कर रही थी तो हाथ में इन्होंने भगवान की मूर्ति ले रखी है। अब जरा सुनिए, कोरोमंडल में जो मुसाफिर सफर कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। घर वाला माना कर रहे हैं, लेकिन माना करने से भी चलेगा नहीं ना, काम तो करना पड़ेगा। काम करने में कैसे चलेगा? जिंदगी तो रिक्स ही रिक्स है, तो ऐसे डर के मारे घर में बैठा रहेगा तो कैसे चलेगा? भगवान की मर्जी जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाना तो है ना, इसलिए जाना ही है। टेंशन इंटरव्यू का ही थोड़ा है, हो रहा है कि उसमें क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे। जर्नी के लिए कुछ ज्यादा डर नहीं था। देखिए डर तो लग रहा है सबकी, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, काम है इसीलिए जाना पड़ेगा। मैं कोई खास काम के लिए जा रहा हूँ मैम। जो पैसेंजर जा रहे हैं मैम, वो लोग को यात्रा शुभ हो, यही चाहता हूँ मैं। हम भी अच्छे से जाए, बस इतने है। अफसोस तो हो रहा है, बहुत तो खराब लग रहा है। अगर उसी दिन इसी ट्रेन में रहता तो मेरा क्या होता, ऊपर वाला जाने। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कोरोमंडल कहां से चली है, कहां पहुंचना है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, कब तक पहुंचेगी। देखिए जरा, यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैप आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के शालीमार से चली है कोरोमंडल, बीच में उड़ीसा बहनगा पहुंची, यानी जहां हादसा हुआ था। हादसा 6:50 पर हुआ था, शाम के वक्त ही पहुंची ट्रेन। यह ट्रेन आगे बढ़ेगी बहनगा से, तो फिर यह तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचेगी। यहां पहुंचना इसका मकसद है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर। कोरोमंडल निकल चुकी है, मुसाफिर बैठे हैं, लेकिन कोरोमंडल में इतने ज्यादा लोगों की मौत क्यों हुई कि ट्रेन के परखच्चे उड़ गए? जानते हैं क्यों आप? वजह मैं बताऊंगा आपको। देख रहे हैं ट्रेन की हालत, इतनी बुरी हाल क्यों हुआ? इस फुल स्क्रीन लीजिए। इस ट्रेन का इतना खराब हाल क्यों हुआ, आप जानते हैं? इस ट्रेन में 288 लोगों की मौत क्यों हुई? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। जिस ट्रेन से टकराई, उस ट्रेन में 6000 टन, जी हां 6000 टन लोहा भरा था मालगाड़ी में। कोरोमंडल जब 6000 टन लोहा भरी मालगाड़ी से टकराई, इसलिए इतने ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब देखिए जरा, मैं पूरी कहानी आपको बताने जा रहा हूं। यह आप तस्वीर देख रहे हैं। अब देखिए जरा, ये कोरोमंडल जो हादसा हुआ, यह तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। उस मालगाड़ी में लोहा भरा हुआ था। लोहा, ये जो आप आगे देख रहे थे, लोहा भरा था।
मालगाड़ी का जो वजन था ये 6000 टन था। इतना लोहा था कि समझिए 6000 टन लोहा, मतलब लोहे की दीवार खड़ी थी आगे। और लोहे की दीवार से कौन टकराया? कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी। सोचिए, एक गाड़ी, एक ट्रेन लोगों से भरी हुई, 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और वो जाकर लोहे की दीवार से टकरा जाए। भीषण टक्कर से कोरोमंडल के परखच्चे उड़ गए। उसके भारी भरकम डिब्बे मिनटों में चकनाचूर हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी, यही वजह है 288 जाने गई, जबकि मालगाड़ी टस से मस नहीं हुई, अपनी जगह खड़ी थी। आपने देखा कोरोमंडल का इंजन उछलकर मालगाड़ी के ऊपर आकर रख गया था। यह क्यों हुआ? रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकारक बल से यह नुकसान हुआ है। अब विज्ञान के जरिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, किसी भारी चीज से कोई वस्तु तेजी से टकराती है तो टक्कर से भारी वस्तु को नुकसान कम होता है और टकराने वाली वस्तु पर ज्यादा असर पड़ता है। तब न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम करता है, न्यूटन थर्ड लॉ। हर क्रिया की समान विपरीत क्रिया होती है। जैसे भारी दीवार पर कोई बॉल टकराती है तो दीवार से टकराकर बॉल वापस उतनी तेजी से लौटती है। दीवार को कुछ नहीं होता, बॉल उसी रफ्तार से लौटती है। बॉल की जगह कोई चीज टकराए तो वो टूट सकती है। कोरोमंडल ट्रेन की टक्कर में भी यही हुआ। टक्कर के समय कोरोमंडल की रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी। जिस मालगाड़ी से टकराई वो उससे कहीं ज्यादा भारी थी, तो टक्कर के बाद उसी रफ्तार से कोरोमंडल पलट गई और 3 ट्रैक तक उसके डिब्बे बिखर गए, टूट गए, तहस नहस हो गए। अब जरा सुनिए जरा रेलवे की अधिकारी जय वर्मा क्या कह रही। लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए, और ये इतना तेज़ इम्पैक्ट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है, तो वो सारा इम्पैक्ट जो है, कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। तो आप जया वर्मा को सुन रहे थे। अब मैं आपको एनडीआरएफ के लोगों का हाल सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने उनसे बात की। एनडीआरएफ के लोगों का हाल क्या है, कितने दिन तक रेस्क्यू करते रहे, कितने दिन तक लोगों को बचाते रहे। अब आप देख रहे हैं ये एनडीआरएफ के लोग हैं। इन्होंने 288 लाशें अपने हाथों से निकाली, 288 शव निकाले और हजारों लोगों को बचाया है जो घायल। इनका हाल क्या है? ये जब खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो इनसे खाना नहीं खाया जा रहा है। इनका हाल ये, रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर कि पानी में भी इन्हें खून नजर आ रहा है। इनका हाल सोचिए क्या होगा जो वहां रेस्क्यू कर रहे थे। बालासोर हादसे का बचाव कर्मियों पर खास और बड़ा असर हुआ। एनडीआरएफ के जवान मानसिक तौर पर प्रभावित हुए हैं। एक जवान कहीं भी पानी देखता है तो उसे पानी में भी खून नजर आता है। एक दूसरे बचाव कर्मी को भूख नहीं लग रही है, हादसे से उसकी भूख खत्म हो गई है। कई जवानों ने ऐसा दर्दनाक मंजर देखा है कि अब उनकी नींद तक गायब हो गई। कई हादसे की यादों को भुला तक नहीं पा रहे हैं जवान। बालासोर ट्रेन हादसे में 288 मौतें हुई, 1000 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए। काफी मुश्किल हालात में रेस्क्यू किया गया और ट्रेन के डिब्बों के बीच छत विछत बॉडीज और शव जो थे वो निकाले गए। जगह जगह खून और जख्मी यात्री मिले। ऐसे हालात देखकर जवान बीमार हो गए और एनडीआरएफ जवानों की मानसिक काउंसलिंग की जा रही है। इस वक्त मानसिक स्थिरता का पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है, उन्हें सामान्य किया जा सके। योग और ध्यान का भी अभ्यास कराया जा रहा है ताकि जवान हादसे की यादों से बाहर निकल सकें। तुर्की में भूकंप के बाद भी ऐसे सत्र शुरू किए गए थे। बचाव कर्मियों को दर्दनाक यादों से बाहर निकाला गया था। सोचिए आप, जिन्होंने सिर्फ तस्वीरें टेलीविजन के माध्यम से देखी हैं, वो अब तक उन तस्वीरों को भुला नहीं पाए हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर था, जिसने उन शवों को उठाया है, उसके हालात का आप अंदाजा लगा सकते हैं।